अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन, जल्दी से प्लीज़ सब चैट पर रिप्लाई कर दें। क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है, ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। ओके जी। तो देखिए यार, लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पर थे, हम लोग थे कंपनी के टॉपिक पे, ऐसा ही है। और अभी तक मैं आपको कंपनी का जो टॉपिक है, कंपनी अकाउंट्स जो टॉपिक है, कंपनी बिजनेस, उसके मैं आप लोगों को कितने सवाल करवा चुका हूं, अभी देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई, मेरे ख्याल से मैंने सबसे पहले ना आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कराया था, एच वी लिमिटेड वाला, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कंपनी का मैंने आप लोगों को ये करवाया था, ठीक है, एच वी लिमिटेड। आफ्टर दिस क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन कराने के बाद हम लोग ऊपर गए थे और मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, ये वाला। देखें, यस, ये क्वेश्चन था, सी लिमिटेड कंपनी थी। इसकी मैंने जो है ना, यस युसरा, श्योर श्योर, आज वैसे ही शॉर्ट क्लास है। ओके। उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। इसके अंदर जो है मैंने आप लोगों को बस पार्ट ए करवाया था, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को पार्ट ए करवाया था, ठीक है। एंड आफ्टर पार्ट ए मैंने बोला था ये पार्ट डी थ्योरी हमने करनी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ये वाली थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन कराने के बाद मैंने आपको ये वाला एमपीटी लिमिटेड वाला क्वेश्चन कराया था। ओके। ये एमपीटी लिमिटेड वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हमने करा था पूरा, ठीक है, एसओएफपी वाला। और आफ्टर दिस क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्लास में जो है ना, हमने कंपनी के दो क्वेश्चंस करें। कितने क्वेश्चंस करें? कंपनी के हमने दो क्वेश्चंस करें, अभी मैं आपको बताता हूँ। लास्ट क्लास में हमने ये वाले क्वेश्चंस बेटा, एक ये वाला पूरा क्वेश्चन कराया हमने सॉल्व। ओके। एंड इस वाले क्वेश्चन के बाद लास्ट क्लास में ये बी लिमिटेड वाला क्वेश्चन था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था बी लिमिटेड वाला, ये भी बेटा हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कराया। ओके। अब आज की क्लास में जो है, एक तो वो थ्योरी हमारी जो रह गई थी एक क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने डिस्कस करनी है। और उसके अलावा कंपनी का एक और छोटा सा क्वेश्चन कराना है, ठीक है। तो आज भी मैं कंपनी ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, दो क्वेश्चंस छोटे छोटे आपको कराने, ठीक है। और आज मैं थोड़ी सी क्लास जरा ना शॉर्ट रख रहा हूँ, ठीक है। फिर नई क्लास से जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी कंट्रोल अकाउंट्स, ठीक है। तो बेटा आ जाए जरा, जो आज आपके साथ डिस्कस करना है, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन मुझे आप लोगों को कराना है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ बेटा। ये पी लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है। कंप्लीट क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, इसके शुरू के जो फोर पार्ट्स हैं ना बेटा, वो हमारे काम के हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक दो और पार्ट्स हैं, लेकिन वो रेशियोज से रिलेटेड है, तो रेशियोज अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। जब हम रेशियोज पढ़ेंगे तो वो वाले पार्ट आप लोग खुद कर सकेंगे। ओके। तो आ जाए बेटा, लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है बेटा कंपनी का ही है, ये क्वेश्चन भी मुझे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। इसके पार्ट ए हमारे काम का है बेटा इस क्वेश्चन का, पार्ट बी हमारे काम का है, पार्ट सी एंड पार्ट डी हमारे काम का है। बेटा पार्ट ई एफ एंड जी जो है वो अभी फिलहाल हमारे काम का नहीं है, बिकॉज वो रेशियोज से रिलेटेड पार्ट है बेटा। किससे रिलेटेड पार्ट है? रेशियोज से रिलेटेड पार्ट है। ओके। तो आ जाए बेटा, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन और इसको जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं। ओके। अब आए, गौर से मेरी बात सुने एवरीवन। सवाल क्या कह रहा है बेटा? The directors of P Limited provided the following information at 1st September 2019। बेटा ये जो फर्स्ट डेट होती है ना, ये साल के शुरू की डेट होती है, ठीक है। तो दिस इज द ईयर स्टार्ट। कंपनी का नाम क्या है गाइस? कंपनी का नाम है पी लिमिटेड। ओके, कंपनी का नाम है पी लिमिटेड। और आपको पी लिमिटेड जो कंपनी है उसने अपने क्या दिए हैं, फॉलोइंग बैलेंसेस, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये बैलेंसेस दिए हैं एट 1st September 2019, मतलब एट द ईयर स्टार्ट। ओके। तो ये आपके सारे ओपनिंग बैलेंसेस आपको गिवन है। ये सारे बैलेंस कौन से हैं गाइस? ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ओके। इशूड शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर्स बेटा, मतलब ऑर्डिनरी शेयर का ओपनिंग बैलेंस, ये शेयर्स की वैल्यू है। ओपनिंग बैलेंस वैल्यू में है। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो आपको पता है एक शेयर 1 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी 1,20,000 होंगे। ओके। अच्छा जी, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस इज 8,000। रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है बेटा 12,000। ओके गाइज। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st August 2020, अब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st August 2020, अब देखिए 1st September 2019 को ईयर स्टार्ट हुआ है, तो आफ्टर 12 मंथ्स खत्म होगा। आप 1st September से 12 मंथ्स काउंट कर लें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो खत्म कब होगा? 31st August 2020 को खत्म होगा। तो अब ये जो ईयर एंड हुआ, ड्यूरिंग दिस ईयर क्या हुआ बेटा? ये दो चीजें आपको, बल्कि तीन चीजें बताई हैं। 3,000 वॉज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, बेटा 3,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% वॉज पेड, और एक इंटरिम डिविडेंड पे करा है कितना बेटा? 5% इंटरिम डिविडेंड पे करा है। ओके गाइज।
अब इंटरिम डिविडेंड पे करा है 5%, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, और बोला द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2020 वॉज 12,600। तो बेटा ये आपका जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर भी गिवन है, दैट इज 12,600। अब कैलकुलेट द बैलेंस ऑन रिटेन अर्निंग्स एट 31 अगस्त 2020। अब बेटा हमें हमसे ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस मांग रहा है। कब का बैलेंस मांग रहा है रिटेन अर्निंग का गाइस? कह रहा है रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस निकाल दो ईयर एंड का 31 अगस्त 2020। तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं बेटा? हम रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस क्या बनाकर निकालते थे? मैंने कंपनी में तीन चीजें आपको बनाना सिखाई, इनकम स्टेटमेंट कंपनी की, कंपनी की सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और उसके बाद कंपनी की एसओएफपी। इन तीनों में से क्या चीज बनाकर, किस चीज में हम रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते थे? एनीवन बेटा? वेट कर रहा हूं आप सबके जवाब का। क्या बनाकर हम रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे? पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, क्या बनाकर हम रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं? सर सोशी बनाते हैं हम, SOCI, सोशी बनाकर रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं ना। बेटा याद है सोशी में चार चार कॉलम्स बनते हैं, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग। तो वो जो रिटेन अर्निंग का कॉलम होता था ना, उसमें बैलेंस बीडी लेते थे, फिर सारी चीजें जो सोशी में एड लेस करनी होती थी वो कर कर रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे। तो सर बच्चे पूछते हैं सर क्या यहाँ पूरी सोशी बनानी है? नो बेटा, पूरी नहीं बनानी। आपने सिर्फ रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए ना, तो बेटा जो रिटेन अर्निंग का कॉलम होता है ना सोशी के अंदर, आपने वो बनानी है। ओके, तो हम सिर्फ यहां पर बनाएंगे सोशी का कौन सा कॉलम बनाएंगे गाइस? रिटेन अर्निंग वाला कॉलम बनाएंगे, ठीक है। सोशी का हम रिटेन अर्निंग वाला कॉलम बनाएंगे और रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। सर याद है ना सोशी में क्या होता था? सबसे पहले हम लेंगे बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। ओके, सबसे पहले हम लेंगे बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। बेटा रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है गाइस? रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस इज 12,000। तो यहाँ हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया 12,000। उसके बाद याद है ना बेटा, आपको शॉर्टकट बताया था याद रखने का, कि सोशी में क्या क्या होता है। स्टेप नंबर वन, प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट कहाँ जाकर ऐड हो जाता है? प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाता है। बेटा प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट वॉज 12,600। तो बेटा हम लोग 12,600 ऐड कर देंगे, रिटेन अर्निंग के कॉलम में ऐड होता था ना प्रॉफिट, जाकर कर दिया ऐड। पी के बाद टी बेटा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बेटा हमने पैसे जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर करते थे, वो पैसे हम रिटेन अर्निंग से माइनस करते थे और जनरल रिजर्व में ऐड करते थे। तो अब हमने ट्रांसफर करे क्या? यस, 3,000 हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे। अब ये रिटेन अर्निंग से माइनस होते थे, तो रिटेन अर्निंग के कॉलम से आप माइनस कर दें। अब जनरल रिजर्व में ऐड होते थे, लेकिन क्या हम जनरल रिजर्व का कॉलम हमें बनाना है? नहीं बनाना ना, तो उसमें ऐड कर कर अभी फिलहाल नहीं दिखाने, सिर्फ रिटेन अर्निंग से माइनस कर दिया, रिटेन अर्निंग का कॉलम बना रहे हैं। तो यहाँ लिख दिया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके, उसके बाद सर बैलेंस बीडी हो गया, प्रॉफिट ऐड हो गया, पी हो गया, टी हो गया, आई एंड एफ। बेटा आई इज इंटरिम डिविडेंड, एफ इज फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर। आई इज इंटरिम डिविडेंड, एफ इज फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर। ऊपर चलते हैं बेटा, क्या डिविडेंड गिवन है? सर यहाँ बोला हुआ है एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% वॉज पेड। इंटरिम डिविडेंड है लास्ट ईयर का, कहीं कोई पूरे सवाल आपके सामने कोई फाइनल डिविडेंड नहीं गिवन, तो फाइनल डिविडेंड नहीं है बेटा, तो आएगा ही नहीं, सिर्फ इंटरिम डिविडेंड आएगा। अब बच्चे यहाँ पर परेशान कहाँ होते हैं? बोला हुआ है एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% वॉज पेड। अब डिविडेंड आपको परसेंटेज फॉर्म में गिवन है। अब हमने जो पास्ट में क्वेश्चंस करे हैं कंपनी के बेटा, हमने जो पास्ट में कंपनी के क्वेश्चंस करे हैं, उसके अंदर या तो हमें टोटल डिविडेंड गिवन होता था, ठीक है, कितना पे करा टोटल गिवन होता था, या तो पर शेयर गिवन होता था। पर शेयर डिविडेंड गिवन होता था तो हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते थे तो टोटल आ जाता था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें परसेंटेज फॉर्म में डिविडेंड नहीं गिवन। बेटा इस क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज फॉर्म में डिविडेंड। क्या बोला हुआ है? इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% वॉज पेड। तो बच्चे बोलते हैं सर कितना इंटरिम डिविडेंड पे करा, कैसे निकालें? बेटा 5% पे करा ना, किसका 5%? जो शेयर्स की वैल्यू होगी ना उसका 5% उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। जो शेयर्स की वैल्यू है उसका 5% डिविडेंड मिलेगा। तो बेटा टोटल कितनी शेयर्स की वैल्यू थी? 1,20,000, 1,20,000 के शेयर्स इशू हुए थे, तो जो शेयर्स की वैल्यू है उसका 5% उनको हमने डिविडेंड दे दिया होगा। तो सर इंटरिम डिविडेंड किस तरह निकलेगा? 1,20,000 बेटा शेयर्स की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 5%। तो बेटा हमारा इंटरिम डिविडेंड जो हमने पे करा है वो कितना आ जाएगा गाइस? अभी निकाल लेते हैं। 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5%, द आंसर इज बेटा 6,000। तो हमने जो इंटरिम डिविडेंड पे करा वो 6,000 आ गया बेटा। इंटरिम डिविडेंड कहाँ से लेस हो जाता था? सर रिटेन अर्निंग के कॉलम से लेस हो जाता था, तो लेस इंटरिम डिविडेंड भी हम लेस कर देंगे। अच्छा लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड भी लेस होता था, लेकिन वो गिवन नहीं है तो आएगा नहीं, ठीक है। 6,000 हमने माइनस कर दिया बेटा इंटरिम डिविडेंड। ओके,
अच्छा, उसके बाद सोशी में शेयर इशू होता था, लेकिन शेयर इशू का बेटा रिटेन अर्निंग के कॉलम से कुछ लेना देना नहीं होता था, शेयर इशू रिटेन अर्निंग के कॉलम में नहीं आता था, हम तो सिर्फ अभी रिटेन अर्निंग का कॉलम बना रहे हैं। तो बेटा जो बैलेंस बीडी ले लिया, जो जो सोशी में रिटेन अर्निंग के कॉलम में होता था वो सब कर दिया। अब सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, हमारे पास रिटेन अर्निंग का क्या आ जाएगा सर, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस सीडी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस जो उसने मुझसे मांगा था ईयर एंड का बैलेंस, या आप लिख दीजिएगा रिटेन्ड अर्निंग्स एट रिटेन्ड अर्निंग्स एट ईयर एंड की डेट क्या है बेटा, रिटेन अर्निंग्स एट 31 अगस्त 2020। 31 अगस्त 2020 कितना आ रहा है बेटा, 12,000 प्लस 12,000 प्लस 12,600, 12,000 प्लस 12,600, 12,000 प्लस 12,600 माइनस 3,000 एंड माइनस 6,000। सर वी विल गेट 15,600। सर हमारे पास कितना आ जाएगा, 15,600। ओके बेटा, ये हमारा रिटेन अर्निंग का जो है गाइस फाइनल आंसर आ गया, रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो सर इस तरह हमने जो है ए का पार्ट वन सॉल्व करना था। इज इट क्लियर गाइज, येस और नो? जल्दी से मुझे बता दें बेटा, जो ये हमने इस क्वेश्चन का ए का पार्ट वन सॉल्व करा है, ये क्या सबको क्लियर है या एनी वन हैज़ एनी इशू? हाँ जी प्लीज़, सबके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ गाइज, जल्दी से बता दें इज इट क्लियर और नॉट बेटा, क्या सबको क्लियर है गाइज? पार्ट ए का पार्ट वन डन, क्लियर? एवरीवन प्लीज जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर दें, वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का। ओके जी, अब हम जरा मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन कर कर हम जाते हैं ए के पार्ट टू पर। बेटा ए का पार्ट टू क्या कह रहा है सर, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर पूरी एसओएफपी नहीं बनानी, एक्सट्रैक्ट, एसओएफपी का थोड़ा सा हिस्सा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर बनाकर दिखाना है एट 31 अगस्त 2020 टू शो द टोटल इक्विटी, टू शो द टोटल इक्विटी। बेटा वो जो इक्विटी वाला सेक्शन होता है ना एसओएफपी का, सबसे पहले नॉन करंट एसेट आते हैं, वो सेक्शन नहीं बनाना, उसके बाद करंट एसेट्स आते हैं, वो सेक्शन भी नहीं बनाना, करंट एसेट्स के बाद आता है इक्विटी वाला सेक्शन, यस बस वो इक्विटी वाला सेक्शन बनाना है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी वाला सेक्शन आता है, वो भी नहीं बनाना, उसके बाद करंट लायबिलिटी वाला सेक्शन आता है, वो भी नहीं बनाना, सिर्फ इक्विटी वाला सेक्शन बनाकर दिखाना है एसओएफपी का। सर अभी बनाकर दिखा देते हैं बेटा। सर क्या हेडिंग डलती थी एसओएफपी में, इक्विटी की हेडिंग डलती थी गाइस, तो हेडिंग डाल दी इक्विटी की। और आप सबको पता है बेटा इक्विटी में क्या आता था, क्या चीज़ें आती थी बेटा, जो सोशी के क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो एज इट इज़ इक्विटी में कॉपी पेस्ट हो जाते थे। जो सोशी के हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे ना, ऑर्डिनरी शेयर का क्लोजिंग बैलेंस सोशी बनाकर, प्रेफरेंस शेयर का क्लोजिंग बैलेंस, जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस एंड रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस, वो एज इट इज़ यहाँ हम इक्विटी वाले सेक्शन में कॉपी पेस्ट कर देते थे। तो सर कर देते हैं, सबसे पहले आ गए ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर का कॉलम आता था, अब मैं ऊपर सवाल पर जा रहा हूँ, सर क्या मुझे ऑर्डिनरी शेयर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है? आपको बोलना चाहिए नो सर, आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं, लेकिन हाँ सर आपको ऑर्डिनरी शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ओके भाई, मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000, ऐसा ही है। अब सोशी बनाता था स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, उसमें ओपनिंग बैलेंस से क्या निकाल लेता था, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेता था, ऐसा ही है, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेता था, क्लोजिंग बैलेंस में निकाल लेता था। अब आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ, सोशी का फॉर्मेट मैंने आपको समझाया हुआ है। सर ऑर्डिनरी शेयर के कॉलम में सोशी में क्या आता था, ऑर्डिनरी शेयर के कॉलम में बैलेंस बीडी, और उसके बाद एक चीज और आती थी ना बस, शेयर इशू। अगर कोई नए शेयर इशू करे तो वो ऑर्डिनरी शेयर के कॉलम में ऐड अप हो जाता था बैलेंस बीडी में, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था। अब सर पूरा सवाल आपके सामने है, कहीं पर लिखा है कोई नए शेयर इशू करे? सर कोई शेयर इशू ही नहीं करे, मतलब ऑर्डिनरी शेयर का बीडी आया होगा सोशी के कॉलम, सोशी में ऑर्डिनरी शेयर के कॉलम में बैलेंस बीडी आया होगा, उसके बाद कुछ होगा ही नहीं, तो जो बीडी होगा वही सीडी बन जाएगा। मतलब ये जो बैलेंस बीडी है ऑर्डिनरी शेयर्स का, यही क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाना था, ऑर्डिनरी शेयर 1,20,000 ही आ जाना था, ठीक है। ओके गाइस, उसके बाद नेक्स्ट चीज प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर्स का कॉलम ही नहीं बनता सोशी में। उसके बाद आ जाओ जनरल रिजर्व। अब मैं बच्चों से पूछता हूं बेटा, क्या जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस है आप लोगों के पास? तो आप लोगों ने बोलना चाहिए नो सर, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। हाँ लेकिन जनरल रिजर्व का गाइस ओपनिंग बैलेंस है। अब ओपनिंग बैलेंस इज 8,000। अब सोशी बनाकर जनरल रिजर्व का कॉलम बनता था सोशी में, उसमें ओपनिंग बैलेंस से हम क्या निकालते थे, क्लोजिंग बैलेंस। सर थोड़ा सा सोशी का फॉर्मेट याद करें, जनरल रिजर्व के कॉलम में बैलेंस बीडी आता था, उसके बाद जनरल रिजर्व के कॉलम में बस एक ही चीज आती थी, जो पैसे ट्रांसफर होकर जनरल रिजर्व में आए। तो बेटा बैलेंस बीडी 8,000 है, सोशी के अंदर जनरल रिजर्व के कॉलम में बैलेंस बीडी के बाद एक चीज बस आती थी, जनरल रिजर्व से जो पैसे जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर होकर पैसे आए वो ऐड हो जाते थे बस, और जनरल रिजर्व के कॉलम में कुछ भी नहीं आता था। तो बैलेंस बीडी 8,000 है बेटा, 3,000 रिटेन अर्निंग से ट्रांसफर होकर आया, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, 8 + 3,
11,000। ठीक है, तो आपका जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस आपने डाल दिया एस ओ एफ पी के अंदर 11,000। उसके बाद बेटा रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस बेटा, रिटेन अर्निंग का कॉलम होता था। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग्स जो है सोशी में जो क्लोजिंग बैलेंस बेटा, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पार्ट ए में बेटा सोशी का रिटेन अर्निंग वाला कॉलम बनवाकर आपसे पूरा रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस निकलवा लिया था। दैट वाज 15,600। ठीक है, तो आप यहाँ थे, आप डाल देते 15,600, ये आपने टोटल इक्विटी शो कर दी। एसओएफपी के अंदर जो इक्विटी वाला सेक्शन होता था ना, खाली वो आपने बनाकर दिखाना था। ठीक है, और टोटल इक्विटी आपने उसको निकाल दी, 120,000 प्लस 11,000 प्लस 15,600, 1,20,000 प्लस 11,000 प्लस 15,600। ठीक है, दैट इज 146,600, 146,600। ओके, तो बेटा ये आपका पार्ट टू डन, ए का पार्ट टू डन। एनी वन एनी प्रॉब्लम गाइज, इज इट क्लियर, यस और नो? हाँ जी, जल्दी से बता दें बेटा, पार्ट ए का पार्ट टू, इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? पार्ट ए का पार्ट टू बेटा, क्या सबको समझ आ गया है या नहीं समझ आया? वेटिंग फॉर द रिप्लाई। हाँ जी, यस बेटा, दोबारा रिपीट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है युसरा। देखिए, उसने हमसे पूछा था प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा पूरी एसओएफपी नहीं बनानी, एक्सट्रैक्ट एसओएफपी का थोड़ा सा हिस्सा बनाना है। आज 31 अगस्त टू शो द टोटल इक्विटी। सर जो एसओएफपी में इक्विटी वाला सेक्शन होता था ना, नॉन करंट एसेट का सेक्शन नहीं, करंट एसेट का सेक्शन नहीं, उसके बाद जो इक्विटी का सेक्शन आता ना, खाली वो बनाकर दिखाना है। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाली, एसओएफपी में हेडिंग डालते थे इक्विटी की। इक्विटी में क्या आता था यूसरा? जो एसओएफपी के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, ओ एसओएफपी क्या बोल रहा हूँ, सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाकर जो क्लोजिंग बैलेंसेस निकालते थे ना बेटा, वो निकाल कर वो जो क्लोजिंग बैलेंस होते थे ना सोशी के, ऑर्डिनरी शेयर, शेयर प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग के, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाते थे ना इक्विटी वाले सेक्शन में एसओएफपी के अंदर। तो बेटा रिटेन अर्निंग का तो क्लोजिंग बैलेंस उसने सोशी वाला कॉलम बनवाकर हमसे निकलवा लिया था 15,600, वो हमने डाल दिया। अब सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर्स का कॉलम होता है। अब ऑर्डिनरी शेयर्स का हम लोग ऊपर गए, क्लोजिंग बैलेंस नहीं था। ऑर्डिनरी शेयर का क्या था बेटा? ऑर्डिनरी शेयर का ओपनिंग बैलेंस था 1,20,000। अब ऑर्डिनरी शेयर का सोशी में ऑर्डिनरी शेयर का कॉलम बनाकर ऑर्डिनरी शेयर का क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे ना, तो क्या हमें सोशी बनानी पड़ेगी? नहीं, हमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग चलाना है। अब सोशी जब हम बनाते थे, ऑर्डिनरी शेयर के कॉलम में क्या क्या आता था? बैलेंस बीडी आता था, और एक शेयर इशू आ सकता था बस। अगर नए शेयर्स इशू करे ऑर्डिनरी शेयर्स, तो जितने के शेयर्स इशू करे वो बैलेंस बीडी में ऐड हो जाता था ना सोशी के कॉलम, सोशी के अंदर ऑर्डिनरी शेयर के कॉलम में, और बैलेंस सीडी आ जाता था। अब बैलेंस बीडी 1,20,000 है बेटा, कोई शेयर इशू है ही नहीं, नए शेयर इशू ही नहीं करे, तो जो बैलेंस बीडी है वही बैलेंस सीडी होगा ऑर्डिनरी शेयर्स का। तो 1,20,000 ही बैलेंस सीडी है, वो एज इट इज आ गया ऑर्डिनरी शेयर्स 1,20,000। उसके बाद सवाल में प्रेफरेंस शेयर्स तो है ही नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर का तो कॉलम ही नहीं बनता सोशी में, प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे ही नहीं। उसके बाद आ गया क्या? जनरल रिजर्व होता था। अब जनरल रिजर्व का जो सोशी बनाकर जनरल रिजर्व का कॉलम बनाकर जो क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे ना, वो डालना होता है ना इक्विटी में। तो अब जनरल रिजर्व का भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 8,000। अब मैंने बोला थोड़ा सा सोशी का फॉर्मेट दिमाग में लाओ। आप सोशी जब बना रहे होते थे, जनरल रिजर्व के कॉलम में बैलेंस बीडी लेते थे। उसके बाद और क्या होता था जनरल रिजर्व के कॉलम में बेटा? जाकर फॉर्मेट देख लो, सिर्फ एक ही चीज होती थी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बेटा रिटेन अर्निंग से जो पैसे ट्रांसफर होकर जनरल रिजर्व में आते थे, बस वो ऐड हो जाते थे बस, और कुछ भी नहीं होता था जनरल रिजर्व की कॉलम में। तो बीडी 8,000 है, और 3,000 ट्रांसफर होकर जनरल रिजर्व में आए ना बेटा, तो क्लोजिंग बैलेंस जनरल रिजर्व के कॉलम का कितना आ रहा होगा सोशी बनाकर? 11,000। तो वो आपने जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस ले लिया। और रिटेन अर्निंग का तो इसने सोशी का कॉलम बनवाकर क्लोजिंग बैलेंस हमसे ऊपर वाले पार्ट में निकलवा लिया था, तो वो हमने ले लिया 15,600। तो बेटा ऐड अप करा, इक्विटी वाला सेक्शन बन गया, टोटल इक्विटी निकल आई। क्लियर है युसरा, यस और नो? हाँ जी युसरा, प्लीज बताएं, क्लियर? ओके। ओके गाइज, आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट पार्ट पर चलें। अब हम लोग जरा मूव ऑन करते हैं गाइज नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? अच्छा जी, चलें भाई, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन शेयर कैपिटल एंड लोन कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल मींस आपने शेयर्स बेचकर पैसे रेस करे, कैपिटल रेस करा। लोन कैपिटल मतलब आपने लोन लेकर पैसे रेस करे। तो ये बेसिकली बोल रहा है ऑर्डिनरी शेयर्स एंड लोन के बीच में डिफरेंस बता दो। ऑर्डिनरी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल में ऑर्डिनरी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स दोनों आते हैं। तो ये बेसिकली शेयर्स और लोन का डिफरेंस पूछ रहा है। बेटा आप लोग मुझे बताएं, मैं ये एक डिफरेंस पूछ रहा है, मैं आपको दो तीन डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, शेयर्स जो हैं शेयर्स, बेटा ये जो शेयर्स होते हैं, शेयर कैपिटल बोल रहे हैं, शेयर्स बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये बिजनेस के लिए क्या होते हैं बेटा? एनीवन कोई मुझे बता सकता है? शेयर्स बिजनेस का क्या है? व्हाट आर शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द बिजनेस? एनीवन वेटिंग फॉर द रिप्लाई बेटा? वाई गलत दें लेकिन जवाब दे प्लीज।
शेयर्स आर एक्सपेंस मीत। यस अहमद। शेयर्स आर कैपिटल, इक्विटी बेटा। ऑर्डिनरी शेयर अभी अपने इक्विटी में डालें। ऑर्डिनरी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स बेटा बिजनेस के लिए इक्विटी होते हैं गाइस, क्या होते हैं? सबसे पहली क्लास, कंपनी का कैपिटल क्या है, कंपनी की इक्विटी क्या है, उसके शेयर्स। उसके बाद रिजर्व्स भी होते हैं इक्विटी के अंदर। तो शेयर कैपिटल आर रिजर्व्स, इक्विटी फॉर द बिजनेस, वेर एज लोन कैपिटल बेटा, लोन बिजनेस के लिए क्या होता है? लोन इज, लोन बिजनेस के लिए क्या होता है एनीवन? लोन बिजनेस के लिए क्या होता है? लोन एक्सपेंस तो नहीं है बेटा, लोन आपने उधार लिया है, पैसे उधार लिए हैं, एंड उधार इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। यस युसरा, लोन इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है, लोन इज। तो लोन बिजनेस के लिए बेटा लायबिलिटी होता है, वेयर एज जो शेयर्स हैं वो बिजनेस के लिए इक्विटी होते हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये आपको बता दिया। अब जो शेयर कैपिटल, जो शेयर्स होते हैं ना बेटा, उनको हम क्या पे करते हैं? उनको हम डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है। और जो लोन होता है ना, लोन के ऊपर हम लोन, जिससे लोन लिया उसको डिविडेंड नहीं पे करते, डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं जिनको शेयर्स हमने बेचे हैं, ठीक है। लोन पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, क्या पे करते हैं? लोन पे हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस बता दिया। एक और डिफरेंस बता देता हूं बेटा। एक और डिफरेंस क्या है बेटा? जो शेयर कैपिटल के पैसे ना, शेयर्स बेचकर जो पैसे मिले हैं कंपनी को, वो रीपे नहीं करने होते बेटा। शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो रीपे नहीं करना होता। क्या नहीं करना होता? रीपे नहीं करना होता, ठीक है। रीपे के ऊपर क्लॉज लगा रहा हूं, मतलब रीपे नहीं करना होता। लेकिन जो लोन आपने लिया है ना बेटा, उधार पैसे लिए हैं, लोन लिया है, उसको आपने क्या करना होता है? रीपे करना होता है, ठीक है। तो एक डिफरेंस मांगा था मैंने लोन और शेयर्स के बीच में, आपको तीन डिफरेंस बता दिए बेटा। शेयर कैपिटल इज इक्विटी फॉर द बिजनेस, वेयर एज लोन कैपिटल इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर कैपिटल, वेयर एज इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन। ये आपका दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस बेटा, amount raised by share capital does not needs to be repaid, whereas amount raised through the loan needs to be repaid। कोई मसला या क्लियर है बेटा? तीनों डिफरेंस समझ आए हैं, यस और नो? हाँ जी, क्लियर गाइस? सबको क्लियर है बेटा? क्या हम नेक्स्ट पार्ट पर जा सकते हैं? ओके जी, ग्रेट। अब हम चलते हैं बेटा पार्ट सी पर। अच्छा जी, पार्ट सी देखें। सर ये तो वही दो तीन बार ये पहले भी पार्ट आ चुका है, क्या? स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स। बेटा आपको बहुत सारे डिफरेंस बताए हुए हैं ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के। क्या डिफरेंस बताए हुए हैं गाइस? ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास कंपनी, ऑर्डिनरी शेयर के पास कंपनी मीटिंग में वोटिंग राइट्स नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर जिसके पास है उसके पास कंपनी, ऑर्डिनरी शेयर जिनके पास है उनके पास कंपनी मीटिंग में वोटिंग राइट्स होते हैं, जिनके पास प्रेफरेंस शेयर है उनके पास कंपनी मीटिंग में वोटिंग राइट्स नहीं होते, ठीक है। ये सबसे ईजी आसान से दो डिफरेंस हैं। इसके अलावा आपको और भी बताए हुए हैं कि जो है डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है, बाद में ऑर्डिनरी शेयर्स को मिलता है, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जब कंपनी बंद हो रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापसी किए जाते हैं, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर्स के पैसे वापसी किए जाते हैं। ये भी और दो डिफरेंसेस हैं। खैर, आप कोई भी एक डिफरेंस यहाँ पर लिख देते हैं, ओके। अच्छा, अब ये जरा ये पार्ट सुनिए जरा, ओके। द डायरेक्टर्स ऑफ पी लिमिटेड, सर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। द डायरेक्टर्स ऑफ पी लिमिटेड डिसाइडेड टू रेज 50,000 फ्रॉम एन इशू ऑफ 5% डिबेंचर्स। बेटा डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर भी एक लॉन्ग टर्म लोन है ना। अब जो पी लिमिटेड कंपनी है ना, उसके डायरेक्टर्स पता है क्या सोच रहे हैं? कि हम 50,000 रेस करें पैसे, ठीक है, थ्रू डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर लोन ले लेना हम, ठीक है, और 50,000 का हम डिबेंचर लोन ले लें, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है? स्टेट टू वेज इन विच दिस में इफेक्ट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अब ये जो डायरेक्टर्स हैं, पी लिमिटेड कंपनी जो है 50,000 का लोन लेगी, डिबेंचर लोन, तो इससे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पे? देखो सबसे पहला इफेक्ट बताऊं, डिबेंचर ले लिया, डिबेंचर लोन, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करेंगे तो प्रॉफिट कम बचेगा ना। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वही रिटेन अर्निंग्स बनता है ना। फिर उसमें से डिविडेंड पे करते हैं। तो जब हम डिबेंचर लेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा, तो जो प्रॉफिट बचेगा ना कंपनी का शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए, वो कम बचेगा। ये इफेक्ट पहला पड़ेगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पर, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और इफेक्ट क्या पड़ेगा। कंपनी की फर्स्ट क्लास याद करो, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? अगर कंपनी लिक्विडेट, बंद हो जाती है, वाइंड अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो पहले किसके पैसे वापसी किए जाते हैं? इन्वेस्टमेंट वापसी करते हैं ना। फिर मैंने आपको समझाया था कि प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापसी किए जाते हैं, फिर बचते हैं तो ऑर्डिनरी शेयर के। अब सुन लो,
अगर कंपनी लिक्विडेट बंद होती है तो सबसे पहले किसके पैसे वापसी की जाते हैं? डिबेंचर्स के। बैंक लोन लिया हुआ या डिबेंचर लोन लिया हुआ है ना, उनके पहले पैसे वापसी करते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर्स। तो बेटा अगर डिबेंचर लिया तो पहला इफेक्ट, डिबेंचर के थ्रू डिबेंचर लोन लेकर 50,000 रुपये रेस करे, तो बेटा पहला इफेक्ट शेयर होल्डर्स पे क्या, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे क्या पड़ेगा? कि भाई इंटरेस्ट, डिबेंचर पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा, जो प्रॉफिट बचेगा ना डिविडेंड पे करने के लिए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, वो कम बचेगा। पहला इफेक्ट ये पड़ गया। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ जाएगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, पहले डिबेंचर के पैसे वापसी करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पैसे वापसी करने के लिए अमाउंट कम बचेगा। ये दूसरा इफेक्ट पड़ेगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पर। तो आप लोग सिंपली यहां पर क्या लिख देते हैं? आप लोग लिख देते हैं भाई पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस नीड्स टू बी पेड। आप लोग यहां लिखते हैं इंटरेस्ट नीड्स टू बी पेड ऑन डिबेंचर्स विच विल रिड्यूस द प्रॉफिट, ठीक है, which will reduce the profit, so less profit will be available to pay the dividend to the ordinary shareholder। ये पहला इफेक्ट पड़ गया। उसके बाद दूसरा इफेक्ट आप लोग यहाँ क्या लिख देते हैं कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिबेंचर्स नीड टू बी रीपेड फर्स्ट बिफोर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, सो लेस अमाउंट विल बी अवेलेबल टू रीपे द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये दूसरा इफेक्ट पड़ जाएगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पर डिबेंचर लेने की वजह से। कोई मसला है? क्लियर है गाइस? समझ आई है बात या नहीं समझ आई है? एवरीवन प्लीज, क्या पार्ट डी आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? क्लियर है? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? सेकंड वाला फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो मेरी बात सुनो। अब वो ये पूछ रहा है ना कि हमने अगर डिवेंचर लोन लिया तो उसकी वजह से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सेकंड इफेक्ट मैंने मीत ये बोला कि हमने डिबेंचर लोन ले लिया 50,000 का। अब उसके बाद अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो मैंने क्या बोला था, जब लिक्विडेट हो रही है कंपनी, बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो सारे एसेट्स वैसेट्स बेचकर पैसे जमा करते हैं और शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट उनको वापसी करते हैं ना। तो मैंने बोला था पहले प्रेफरेंस शेयर के पैसे वापसी करेंगे, फिर ऑर्डिनरी शेयर के। लेकिन सबसे पहले किसके पैसे वापसी करते हैं? जिनसे बैंक से जो लोन लिया हुआ है, पहले उसके पैसे वापसी होते हैं, डिबेंचर के पैसे वापसी होते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर्स की। तो बेटा अगर डिबेंचर से पैसे रेज कर लिए, डिबेंचर लोन ले लिया 50,000 का, उसके बाद कंपनी लिक्विडेट हो गई, बंद हो रही है, तो डिबेंचर के पहले पैसे वापसी की जाएंगे, तो पैसे जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न करने के लिए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए कम पैसे बच जाएंगे ना। ठीक है, तो ये इफेक्ट पड़ेगा एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पे, ये भी इफेक्ट पड़ेगा डिबेंचर लेने की वजह से। क्लियर है मीत? यस और नो? तो आप यहाँ सिंपली लिख देते सेकंड इफेक्ट, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिबेंचर नीड्स टू बी रीपेड बिफोर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, सो लेस अमाउंट विल बी अवेलेबल टू रीपे द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये दूसरा इफेक्ट पड़ेगा। मीत क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से बता दें बेटा, अभी भी अगर अनक्लियर है तो मुझे बता दें, आई विल रिपीट, नो इश्यूज। क्लियर, ओके जी। तो बेटा देखिए आगे के जो पार्ट्स है ना वो देख लें आप, रेशियोज से रिलेटेड है, और अभी तक हमने गाइस रेशियोज पढ़ा नहीं है। जब मैं आपको जो है रेशियोज पढ़ा दूंगा तो उसके बाद ये पार्ट्स आप लोग खुद अटेम्प्ट कर सकेंगे, ओके। तो ये कुछ पार्ट्स रिलेटेड थे इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी से, मैंने बोला ये भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अच्छा जी, अब हमारी कंपनी के टॉपिक में ना एक थ्योरी बड़ी आती रहती है, बड़ी रेगुलर है। अब मैंने आपको देखें सेकंड, फर्स्ट नहीं, जो सेकंड क्वेश्चन कराया था जब मैं कंपनीज के पास पेपर स्टार्ट करे थे, तो हमने सेकंड क्वेश्चन करा था बेटा ये वाला, जिसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट सोशी थी। मैंने आप लोगों को बोला था जिसमें हमने पार्ट ए में सोशी बना ली थी, ठीक है, सोशी बनानी थी, वो सोशी हमने पार्ट ए में बना ली थी। उसके बाद बेटा पार्ट बी और सी वही सीन था, रेशियोज से रिलेटेड है, और अभी तक हमने रेशियोज पढ़ा नहीं है, तो वो पार्ट मैंने आपसे कैंसिल आउट करवाए थे। उसके बाद बेटा ये जो पार्ट डी था ना, ये पार्ट डी कंपनी की ही थ्योरी थी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको जरा देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा सवाल, ये थ्योरी भी आप लोगों के साथ आज मुझे डिस्कस करनी है, ठीक है। बस फिर आज क्लास में यहीं तक रखूंगा। इंशाल्लाह जो हमारा नया टॉपिक है ना बेटा कंट्रोल अकाउंट्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ओके गाइस। अच्छा जी, सवाल क्या कह रहा है? सी लिमिटेड प्लान्स टू बाय एडिशनल प्रेमिसेस। अब जो सी लिमिटेड कंपनी है उसको एडिशनल प्रेमिसेस, एडिशनल जगह खरीदनी है। सर प्रेमिसेस खरीदने के लिए क्या चाहिए होंगे? पैसे। कहाँ से आएंगे? आगे लिखा हुआ है, टू ऑप्शन आर बीइंग कंसिडर्ड टू रेज द फाइनेंस रिक्वायर्ड। अब जो सी लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं ना, वो दो ऑप्शन ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं जिससे वो पैसे रेस कर सकें, प्रेमिसेस खरीदने के लिए पैसे रेस कर सकें। बेटा अब ऑप्शन वन क्या है? इशू डिबेंचर्स टू रेस 65,000। डिबेंचर लोन लेकर पैसे रेस कर लो, ठीक है, डिबेंचर लोन लो, पैसे 60,000 का, 65,000 का बेटा डिबेंचर इशू कर दो, मतलब वो सर्टिफिकेट्स इशू करो, उसके बदले में आपको 65,000 लोन मिल जाएगा, ओके। ऑप्शन टू, इशू ऑर्डिनरी शेयर्स टू रेस 65,000।
भाई अगर डिबेंचर लोन नहीं लेना तो ऑर्डिनरी शेयर्स, कंपनी अपने ऑर्डिनरी शेयर्स बेचे शेयर होल्डर को, ऑर्डिनरी शेयर्स बेचेंगे 65,000 के, उसके बदले में हमें शेयर्स बेचकर 65,000 मिल जाएंगे। ठीक है। अब ऑप्शन टू ये है। अब उसने नीचे क्या पूछा होगा, एडवाइस करो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो अब यहाँ लिखा हुआ है इवैल्यूएट टू ऑप्शन एंड एडवाइस द कंपनी ऑन विच वन दे शुड चूज। ठीक है। एंड एडवाइस द कंपनी ऑन विच वन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर। ओके। तो देखो अब मेरी बात सुनो। 1 मार्क, अब आप ये 5 मार्क्स की एडवाइस वाली थ्योरी है ना, 5 मार्क्स की। तो अब बेटा आपको 1 मार्क किस पे मिलेगा, 1 मार्क आपको एडवाइस देना पड़ेगा ऑप्शन चूज करने का। ठीक है। इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। बाकी 2 मार्क्स आपको मिलेंगे ऑप्शन टू के, ऑप्शन वन के 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे आपको, ऑप्शन वन के 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है। ऑप्शन वन के 2 पॉइंट्स देने मिलेंगे, और 2 मार्क्स आपको और कैसे मिलेंगे, आपको 2 मार्क्स और मिलेंगे ऑप्शन टू के 2 पॉइंट्स देने के, ऑप्शन टू के भी आपने 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। ओके। अब बच्चे वो, अब ये जो 2 पॉइंट्स में आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देने हैं। अब आप एडवांटेज किसके दोगे, डिसएडवांटेज किसके दोगे। देखो जो ऑप्शन आपने चूज करा है उसके एडवांटेजेस दोगे, जो ऑप्शन चूज नहीं करा, जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो उसके एडवांटेजेस दे देना, जो भी ऑप्शन आप चूज नहीं कर रहे हो उसके डिसएडवांटेजेस दे देना, सिंपल। ठीक है जी। लेकिन देखो जब दो ऑप्शंस दिए हैं तो पहले ऑप्शन के ऊपर भी 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे और दूसरे ऑप्शन के ऊपर भी 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है। जो पॉइंट चूज करें उसके एडवांटेज दे देंगे, जो चूज नहीं करें उसके डिसएडवांटेज दे देंगे, और 1 मार्क आपको गाइस किसका मिल जाएगा, 1 मार्क आपको एडवाइस का मिल जाएगा। ओके। तो अब देखें, बड़ी गौर से मेरी बात सुने। हाँ जी। तो अब मैं दोनों ऑप्शंस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेता हूँ ना आपके साथ, अभी जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। देखिए मेरी बात सुने। पहले हम डिबेंचर से पैसे रेस करने के, डिबेंचर लोन लेकर पैसे रेस करने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ईजी है बेटा। सर डिबेंचर के एडवांटेजेस क्या है पहले। देखो डिबेंचर से ना पैसे फॉरेन रेज हो जाते हैं। शेयर इशू करने का ना, शेयर इशू के थ्रू पैसे रेज करने का एक लंबा प्रोसेस है। कंपनी ने पहले एड लगानी पड़ेगी, भाई शेयर्स बेच रहे हैं, मार्केट करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन आएंगी शेयर्स की। ठीक है। अगर जितने बेचने हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई तो फिर और लंबा प्रोसेस है एक शेयर इशू करना। शेयर इशू के थ्रू पैसे रेज करना इज ए लॉन्ग प्रोसेस। डिबेंचर में क्या है, फॉरन मिल जाते हैं, पैसे रेज हो जाते हैं। ठीक है। तो डिबेंचर से आपके पास फाइनेंस क्विकली अवेलेबल हो जाएगा, क्विकली पैसे रेज हो जाएंगे। ठीक है। पहली बात। और देखो मेरी बात सुनो, एक और एडवांटेज पता है क्या डिबेंचर का, आपने वो डिबेंचर के सर्टिफिकेट इशू करे उसके बदले में आपको लोन मिल गया। ठीक है। जिससे आप डिबेंचर ले रहे हो ना उसको कोई वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं देने पड़ते आपको। वो डिबेंचर जिससे आप ले रहे हो वो कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा। तो इससे जो है शेयर होल्डर्स को क्या आएगा, शेयर होल्डर को जो है डिसीजंस लेने में वोटिंग राइट्स नहीं जाएंगे उनके पास। ठीक है। तो डिसीजन कंट्रोल जो है डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर आप, अब आप ऑन द अदर हैंड देखो, अगर आप शेयर्स के थ्रू पैसे रेस करते हो तो नए लोगों के पास ऑर्डिनरी शेयर जाएंगे, उनके पास भी वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो फिर जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और भी बंदों के पास चली जाएगी। ठीक है। तो एक ये भी एडवांटेज हो गया डिबेंचर से पैसे रेस करने का। ठीक है। अब ये देखें दो एडवांटेज हो गया, अब जरा इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं ना डिबेंचर के। अब देखो डिबेंचर के डिसएड, अच्छा, और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे अवेलेबल होते हैं। ठीक है। ये बात भी मीट ठीक है। अच्छा अब डिबेंचर के डिसएडवांटेजेस क्या है गाइस, डिबेंचर के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि डिबेंचर के लिए जो है आपने हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, डिबेंचर को इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएगा, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा डिबेंचर एक लोन है, लायबिलिटी बिजनेस की बढ़ जाएगी, और ये जो डिबेंचर के पैसे हैं ये आपने रीपे करने पड़ते हैं, कभी ना कभी तो वापस करने ना, लॉन्ग टर्म लोन है, जब डिसाइड होगा वो पैसे वापसी करने पड़ेंगे। ठीक है। और अच्छा अगर आप डिबेंचर पे नहीं कर पाते हो तो आपको एसेट वगैरह बेचकर जो है पैसे तो डिबेंचर के देने ही पड़ेंगे, और चाहे प्रॉफिट हो या लॉस डिबेंचर का इंटरेस्ट तो पे करना ही करना होता है। तो देखिए ये सारे जो हैं डिबेंचर के क्या हो गए, यस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन यू हैव टू पे देम फर्स्ट, ये भी ठीक है। और इफ यू आर अनेबल टू पे, आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कोई कोलैटरल गिरवी चीज गिरवी रखवानी पड़ती है। ठीक है। कोई चीज बेचकर पैसे तो देने ही पड़ेंगे, रीपे करना पड़ेगा डिबेंचर लोन। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। वेर एज ऑर्डिनरी शेयर के थ्रू पैसे रेस करने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो ऑर्डिनरी शेयर्स के थ्रू आप पैसे रेस करते हो ना गाइस, तो ऑर्डिनरी शेयर्स, आपने कंपनी ने शेयर्स बेचे, पैसे आ गए, पैसे रीपे नहीं करने पड़ते ऑर्डिनरी शेयर्स के। ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स के पैसे रीपे नहीं करने पड़ते, पहला एडवांटेज। आप ऑर्डिनरी शेयर्स के थ्रू पैसे रेस करोगे तो इक्विटी बढ़ेगी, कंपनी की लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है। और लेकिन ऑर्डिनरी शेयर्स की भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सर, ऑर्डिनरी शेयर्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एक तो लॉन्ग प्रोसेस है, नए लोगों के पास बेटा वोटिंग राइट्स चले जाएंगे तो कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। और जो है ऑर्डिनरी शेयर्स पे हमें
वो करना पड़ता है ना, डिविडेंड पे करना पड़ता है, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स पे डिविडेंड पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स के थ्रू पैसे रेस करने के डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो बेटा जो ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, 1 मार्क आपको ऑप्शन चूज करने का मिल गया, 2 मार्क एडवांटेजेस, 2 मार्क डिसएडवांटेजेस। सर मैंने आपको मेरे ख्याल से पास्ट क्लासेस में भी बताया है कि आप एडवाइस वाली थ्योरी किस तरह हमेशा अटेम्प्ट करो वाइल प्रैक्टिसिंग। देखो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, देखो पहले मैंने, जैसे मैंने करा, मैंने अपने दिमाग में सोचा कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है। भाई मैं होता, मैं चूज करता ये वाला ऑप्शन, ऑर्डिनरी शेयर्स वाला, ओके। इसमें पैसे भी नहीं रीपे नहीं करने, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं भरना, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं भरना होता। हाँ डिविडेंड पे करना होता है, ठीक है, लेकिन उससे प्रॉफिट कम नहीं होता ना, डिविडेंड तो रिटेन अर्निंग से पे होता है। अब तो मैं ऑप्शन 2 चूज करता। अब मैं ऑर्डिनरी शेयर्स के थ्रू पैसे रेस करने के 2 एडवांटेजेस देता, ठीक है, और डिबेंचर के थ्रू पैसे रेस करने के 2 डिसएडवांटेजेस दे देता। तो सिंपल मेरा जो है 5 मार्क मुझे मिल जाते, ऐसा ही है। अब पहले अच्छा एक और मेरे दिमाग में अभी अभी आ गया, ऑर्डिनरी शेयर्स का डिसएडवांटेज पैसे रेस करने का। ऑर्डिनरी शेयर अगर 65,000 रेस करने ना हमें, अगर 65,000 तक के ऑर्डिनरी शेयर्स बिके ही नहीं, लोगों ने शेयर्स खरीदे ही नहीं, फिर तो पैसे रेज नहीं हो पाएंगे शेयर्स इशू कर कर, ये भी एक डिसएडवांटेज है। अच्छा खैर, अब मैं कहाँ था, अब देखो पहले मैंने सोचा मैं कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, मैंने जो ऑप्शन चूज कर रहा हूँ उसके एडवांटेज सोचे, और जो ऑप्शन चूज नहीं करा उसके डिसएडवांटेज सोचे, खुद से पहले सोचे, ब्रेनस्टॉर्म करा खुद से। फिर लाजमी एडवाइस वाली थ्योरी की आपने हमेशा लाजमी मार्किंग स्कीम रीड करनी ही करनी है। यहाँ इसने 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज देने हैं, पीछे ज्यादा ही बताए हुए होंगे आपको, ठीक है, हमेशा। और एडवाइस वाली थ्योरी की मार्किंग स्कीम हमेशा रीड करनी ही करनी है। जितनी ज्यादा आप एडवाइस वाली थ्योरी की मार्किंग स्कीम्स रीड करेंगे ना, उतने ज्यादा पॉइंट्स आपके दिमाग में रिपीट होते जाएंगे। तो इन द एंड आप फिर पेपर वाले दिन अच्छी थ्योरी वो लिख कर आएंगे। तो बेटा जस्ट बेटा सेकंड, अभी मैं आपके सामने जो है ना इसकी मार्किंग स्कीम भी खोलता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, आप देख सकते हैं। देखिए मार्किंग स्कीम ये आ गई इसकी। 1 मार्क इज फॉर एडवाइस, 1 मार्क फॉर इज फॉर द रिकमेंडेशन। मैक्सिमम 2 पॉइंट्स आपने ऑप्शन 1 के देने, एंड मैक्सिमम 2 मार्क्स आपको ऑप्शन 2 के 2 पॉइंट्स देने के मिलेंगे। अब ये इशू डिबेंचर, बेटा डिबेंचर के थ्रू पैसे रेस करने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ऑर्डिनरी शेयर्स के थ्रू पैसे रेस करने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। बस एक बार गाइस जल्दी से ये आप सब पूरे रीड कर लें। अगर आपको सारे पॉइंट समझ आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हैं, एवरीवन। बस एक बार जल्दी से ऑप्शन 1 के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और ऑप्शन 2 जो था उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रीड कर लें। इफ ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर, आपको सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ आ गए क्या लिखे हैं, तो फिर आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूं। लेकिन अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता गाइस तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एवरीवन प्लीज जल्दी से। बस इन सबको रीड कर लें, अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ऑप्शन 1.4, ओके। बेटा ऑप्शन 1.1 2 3 4 आर पेड बिफोर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। बेटा वही ना, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो पहले डिबेंचर्स के पैसे वापसी किए जाएंगे, ठीक है। कंपनी के हिसाब से दैट विल बी ट्रीटेड एज एन डिसएडवांटेज ना, कि इनको पहले पैसे वापसी करने ही करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। क्लियर है मुस्तफा? हाँ जी, इफ बेटा ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर देन यू गाइस कैन लीव। आज की क्लास यहीं तक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एवरीवन। ऑप्शन 1 लास्ट पॉइंट मीत, ऑप्शन 1 लास्ट पॉइंट, डिबेंचर होल्डर में रिक्वायर सिक्योरिटी एंड हैव क्लेम ऑन नॉन करंट। बेटा मैंने वही बात की ना, जिनसे हम डिबेंचर लोन ले रहे हैं, तो बेटा उसके अगेंस्ट गिरवी रखवानी पड़ती है ना, कोई चीज़ कोलैटरल सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, कि इन केस ऑफ नॉन पेमेंट मैं पैसे पे रीपे नहीं कर पाया तो फिर वो चीज़ बेच वो उनकी हो जाएगी। तो कोलैटरल रखवाना पड़ेगा, कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी डिबेंचर लोन लेते वक्त, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ डिबेंचर्स के थ्रू पैसे रेस करने का। ऑप्शन 2 लास्ट पॉइंट, सर मे डाइल्यूट करंट शेयर होल्डर कंट्रोल कैरी सम वोटिंग राइट। बेटा ऑर्डिनरी शेयर्स के थ्रू पैसे रेस करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर बेचेंगे तो नए लोगों को भी शेयर्स बेचेंगे, तो उनके पास भी फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं ना, उनके पास भी वोटिंग राइट्स चले जाएंगे। तो इससे शेयर होल्डर का जो करंट शेयर होल्डर है उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा ना, नए बंदों के पास भी डिसीजन मेकिंग पावर चली जाएगी मुस्तफा। तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स के थ्रू पैसे रेस करने का डिसएडवांटेज है। गॉट इट? ओके बेटा, इफ ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर तो आज यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नई क्लास में विद द न्यू टॉपिक।